सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। ये कुंडली, ये है वो बहुजन समाज पार्टी है ना उत्तर प्रदेश में, तो उसकी ये प्रमुख हैं मायावती। अच्छा, मायावती। हाँ, और ये हमको लगता है इस समय सांसद होंगी, चाहे या राज्यसभा मेंबर में होंगी या लोकसभा में, इस समय पता नहीं। हाँ, इस समय हमको ठीक ठीक जानकारी नहीं, लेकिन ये है कि तेज महिला है। हाँ, है ना। और इनकी ये 3 बार मुख्यमंत्री भी रही उत्तर प्रदेश की। हाँ, तो हमको लगा कि ये कुंडली तो पढ़नी चाहिए। 2-3 बार रही है ना, कि चूंकि ये बहुत मतलब एक मध्यम वर्गीय होता परिवार, एक होता निम्न मध्यम वर्गीय। हाँ, तो वहां से निकल के आए। हाँ, तो मायावती जी के जो जिनके आधार पर मायावती जी ने राजनीति में प्रवेश लिया, वो मानवर काशीराम जी। काशीराम, हाँ। काशीराम जी ने एक काम किया। क्या? आज़ादी से पहले जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने काम किया था, बाबा साहब ने, हाँ, कि सब दलितों को लोग प्रताड़ित करते थे, शोषण करते थे। अच्छा। उस पे काशीराम जी ने बहुत काम किया। अच्छा। तो काशीराम जी ने फिर दलितों को, पिछड़ों को, यानी मुसलमानों को, सबको जोड़ करके अच्छा, एक सबसे पहले संगठन DS4 बनाया। अच्छा, ये सब हमको नहीं पता। हाँ, अच्छा। उसमें सरकारी कर्मचारी भी थे जो इन जातियों के थे। DS4 के बाद फिर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। तो उसमें फिर मायावती जी मुख्यमंत्री बनी। मायावती मुलायम सिंह का जब गठबंधन हुआ, हाँ, यूपी में गठबंधन हुआ था। हाँ, तो मुलायम सिंह का कार्यकाल खत्म हो गया, फिर बाद में उसमें बड़ा बवाल हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दे करके इनको पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था। अच्छा। उसके बाद फिर ये पार्टी आगे बढ़ गई। हाँ। तो फिर इन्होंने अपने दम पर भी सरकारें बनाई। मुख्यमंत्री। अच्छा, इस समय ये इनकी पार्टी की हालत है कि इस समय ये नहीं ताकतवर पार्टी। हाँ, इस समय इनकी पार्टी थोड़ी कमजोर है। तो हमको लगा कि जरा कुंडली देखी जाए कि क्या व्यवस्था है। तो मायावती जी की जन्म कुंडली है कर्क लग्न और मकर राशि की है। तो सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्नेश चंद्रमा चर में है और अष्टमेश का शनि स्थिर में है, मध्य हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा चर में है, दीर्घायु हो गई। शनि स्थिर में है, चंद्रमा चर में है, मध्य हो गई। 2 तरह से मध्यायु का कालखंड है। तो मायावती की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखो, तो लग्नेश चंद्रमा अपने से 7 में बैठा है और ये उच्चाभिलाषी है। वृषभ इसकी उच्च राशि है। 4 राशि पीछे मकर में बैठा है। ये लग्न को 7वीं दृष्टि से देख रहा है, लेकिन ये कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का मंगल पंचम घर में बैठा है, ये बलवान, पंचम घर को बलवान करेगा, लेकिन ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा। नवमेश का गुरु इनका धन भाव में बैठा है और गुरु यहाँ पे नीचा अभिलाषी है। मकर इसकी नीच राशि है। 5 राशि पीछे सिंह राशि में बैठा है, ये भी कोई वहाँ राजयोग नहीं बनाएगा। चतुर्थेश का शुक्र इनका आ गया 8वें घर में, उच्चाभिलाषी। मीन इसकी उच्च राशि, 1 राशि पीछे कुंभ में बैठा है, ये भी यहाँ कोई राजयोग नहीं बनाएगा, 8वें घर में गया। सप्तमेश का शनि इनका 5वें घर में आ गया, ये राजयोग देगा यहाँ पे। ये शनि है तो नीचाभिलाषी, मेष इसकी नीच राशि है और 5 राशि पीछे वृश्चिक में बैठा, लेकिन ये राजयोग देगा। दशमेश का मंगल इनका 5वें घर में आ गया, दूसरा राजयोग इनको मिलेगा मंगल का। तो ये 2 राजयोग इनके पास बनेंगे। एक सप्तमेश का शनि राजयोग देगा 5वें घर में, नीचाभिलाषी, और एक मंगल देगा यहाँ उच्चाभिलाषी। मकर इसकी उच्च राशि है, 2 राशि पीछे वृश्चिक में बैठा, तो 2 राजयोग इनके पास बन गया है।
अब इनके धन भाव की स्थिति देखो तो धन का मालिक सूर्य इनका 7वें घर में बैठा है। सूर्य यहाँ पे उच्चाभिलाषी, मेष इसकी उच्च राशि है, और 3 राशि पीछे मकर में बैठा है। धन भाव में गुरु बैठा है, यहाँ उच्च के आसपास है। कर्क इसकी उच्च राशि, 1 राशि आगे बैठा है। तो धन भाव की स्थिति बहुत बलवान है, वहाँ पे कहीं कोई समस्या नहीं है। पति भाव का मालिक शनि इनका आ गया यहाँ 5वें घर में, और ये शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे गई, लेकिन यहाँ सूर्य बैठा है ना। ये पृथकतावादी ग्रह, हमने कई बार बताया है कि सूर्य अगर 7वें बैठ जाएगा किसी पुरुष की कुंडली में, तो स्त्री से संबंधित, पत्नी से संबंधित समस्या होगी, और अगर किसी कन्या के 7वें घर में बैठेगा तो उसके पति से संबंधित समस्या होगी। तो इसी कारण से ये अविवाहित रह गई है ना, विवाह नहीं किया इन्होंने, तो ये सूर्य के कारण हो गया। करियर इनका मंगल यहाँ एक राजयोग बना रहा है 5वें घर में, लेकिन ये मंगल बहुत बाधित है। ये मंगल को ध्यान से देखो तो शनि 7 में बैठा और राहु भी बैठा, यानी 3 पाप ग्रह एक साथ बैठे हैं इनके 5वें घर में, पद के घर में, है ना। इस कारण से इनका जो करियर है राजनीतिक, वो बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है ना। वो बड़े संघर्ष करने पड़े हैं। हाँ, संघर्ष भी बहुत करना पड़े, और ये संघर्ष इनको जीवन पर्यंत करने पड़ेंगे। अच्छा, राजनीति में, है ना। राजनीति में सफलता इनको आसानी से नहीं मिलेगी। हाँ, तो अब किसी की दशा इस समय चल रही होगी उसी ग्रह की, वो शनि की महादशा 1994 से 2013 तक थी, राजयोग चल रहा था। हाँ, वो राजयोग चल उसी रहा में है, ये मुख्यमंत्री बनी थी, है ना। और 2013 के बाद देखिए कुछ नहीं हुआ, बुध आ गया, पार्टी भी सब छिन्न भिन्न हो गई। हाँ, अब कर्क लग्न में बुध अकारक ग्रह है ना। अब बुध यहाँ 7वें घर में नीचा अभिलाषी बैठा, तो सीधी सी बात है कि किसी कारण से इस समय पिछले इलेक्शन में तो बहुत ही बुरी हालत हो गई, तो इस कारण से थोड़ा इनकी राजनीतिक स्थिति इस समय उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो ये है स्थिति इनकी। बाकी तो हमारे हिसाब से ठीक ठाक ही कुंडली, ऐसी चीज तो है नहीं। अच्छा, जैसे ये जो हॉरोस्कोप का काम होता है, या जैसे ज्योतिष विज्ञान, तो अभी जैसे 2013 तक इसमें राजयोग चला। हाँ, तो अगर समझदार आदमी हो और वो समझदार ज्योतिषी से सलाह ले ले, तो 2013 के बाद अगला इलेक्शन लड़ेगा ही नहीं। क्यों बेकार का पैसा खर्च करना और बेकार का समय बर्बाद करना। हाँ, लेकिन राजनीति में ये संभव नहीं होता, वो अंदर से महत्वाकांक्षा जो है, और चूंकि जो पार्टी लीडर है, पार्टी चला रहा है, उसके लिए मजबूरी भी है इलेक्शन लड़ना। हाँ, वरना तो जो है बुरे समय में काम ही नहीं करना चाहिए, है ना। हाँ, पुराने जमाने में हम सुने कहानियों में कि राजा जो है अपने राज ज्योतिषी से पूछते थे, और जब वो कहता था बुरा समय चल रहा तो आक्रमण नहीं करते थे। जब हारने की कहीं लेकिन अब चूंकि राजनीतिक व्यक्ति है तो राजनीति में तो ये मजबूरी है भाई। अब 2030 तक बुध की दशा है, अकारक है ग्रह, कर्क लग्न में, तो चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन अब सफलता की कोई गारंटी नहीं है, है ना। क्योंकि शनि वाले में बढ़िया थी, वो शनि वाले में बढ़िया थी। तो ये स्थिति है, उसी में सारा इनका राइस भी हुआ है। हाँ, 1994 से 2013, है ना। उसी में इनका गुहार हुआ, उसी में सब। इसका मतलब यह है कि कुंडली में राजयोग हो और उसकी महादशा आ जाए तो आदमी की सफलता निश्चित हो जाती है ना। हाँ। एक भी अपवाद नहीं मिला अभी तक। वो उसकी परिस्थितियां बन जाती है, परिस्थितियां अपने आप बनती हैं ऑटोमेटिक, है ना। बिगड़ना होता तो परिस्थितियां बन जाती हैं, और बनना होता तो बन जाती हैं। इस तरह से इनकी जन्म कुंडली है। अच्छा, चलिए, तो हो गई पिछली वाली। हम लोग जो वीडियो में बातचीत कर रहे थे, तो उसमें ये बातचीत कर रहे थे कि प्राण नामक तत्व जो है वो शरीर के बाहर आने लग जाता है। तो उसमें आप एक बात कहे थे कि इसीलिए आदमी को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो अब एक सवाल हमारे दिमाग में उसी समय आया था, तो हम सोच रहे थे उसको अगली वीडियो में पूछें। अच्छा कर्म क्या है, क्या चीज करे आदमी कि जिसको अच्छा कर्म कहा जाए, क्योंकि समाज में तो बहुत सारी चीजों को अच्छा कर्म कहा जाता है। दरअसल जहाँ पर अच्छी बात आएगी तो पुराणों में या हर धर्म में, है नहीं, कि ये है कि किसी के साथ कोई दुष्व्यवहार न करो, पाप न करो,
यानी जीव हत्या न करो, है नहीं, हिंसा न करो, और लोगों की सहायता करो। धन अगर है तो धन से, ज्ञान है तो ज्ञान से। अच्छे कर्मों की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, अच्छा, है ना। हर धर्म के अनुसार अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन फिर भी ये कर्म बंधन तो है। कर्म चाहे अच्छा किया जाए या बुरा, ये जन्म मरण के चक्र से नहीं हटा सकता, है नहीं, ये जन्म मरण के चक्र में डालता ही रहेगा। अच्छे कर्म करके कोई थोड़े दिनों का स्वर्ग ले लेगा, पा जाएगा, बुरे कर्म करके नर्क चला जाएगा, फिर धरती पे वापस आकर के वही जीवन मरण का चक्र चलता रहेगा। तो कर्म के विधान में अच्छे कर्मों का मतलब यही है कि कोई पूजा पाठ, ध्यान साधना, है ना, और अच्छे संस्कार, लोगों की सहायता करना, किसी दूसरे के साथ हिंसा न करना, जीव हत्या न करना, यही सारे बताया गया कि ये सब अच्छे कर्म हैं। और ये आत्मज्ञान की दिशा में प्रयास करना कौन सा कर्म कहा जाता है? वो मुक्ति का कर्म है। अच्छा, वो ना अच्छा है ना बुरा, हाँ, वो बीच का वो रास्ता। पाप पुण्य से बाहर है और वो सीधे इन कर्म बंधन से मुक्त करने का रास्ता है। अच्छा, हाँ, जिसमें कर्म का कोई चक्र ही नहीं चलेगा। अच्छा, हाँ, एक बार अगर आदमी आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए, हाँ, तो कर्म बंधन खत्म कर्म बंधन समाप्त हो जाता है। अच्छा, हाँ, फिर वो कर्म बंधन से स्वतंत्र हो जाता है। तो उसके बाद वो जो भी काम करेगा, ना वो अच्छे कर्म में गिना जाएगा ना बुरे ना बुरे कर्म में, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म बंधन से मुक्त होगा, उसका कोई कर्म पाप या पुण्य से अलग होगा, बाहर हो जाता है। बाहर हो जाता है। अच्छा, अच्छा, ये बात, चलिए ठीक है। ये अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है, वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है, यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको